सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चेक कर लो आवाज आ रही है कि नहीं। गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग सर। सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 नहीं 7 है ना, आई थिंक लगभग तो 7। यस सर। 7 चैप्टर राइट। सो 7 चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल राइट। देखो ये चैप्टर थोड़ा टफ, लेंथी, बड़ा, अब जो भी नाम दे सकते हो उसको दे सकते हो राइट, क्योंकि ऐसा है कि जनरली ज्यादातर स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में ज्यादा दिक्कत होती रहती है। तो थोड़ा फोकस रखना यहाँ। प्रूव वाले सम हो गए आपको, जो थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत ज्यादा है कंपेयर टू अदर चैप्टर। वैल्यू बेस्ड सम नहीं रहेंगे यहाँ, न्यूमेरिकल फॉर्मूला वाले नहीं न्यूमेरिकल आएंगे आपको। सारे ज्यादातर सम थियरी, थियरम एंड प्रूव वाले हो गए। क्लियर है सभी को? तो थोड़ी मेहनत करने की जरूरत ज्यादा होगी इस चैप्टर में आपको। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के बारे में सबको पता होना चाहिए। तो सभी को पता आई थिंक लगभग कि ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती है राइट। 3 साइड जो क्लोज्ड फॉर्म में है, 3 साइड जो क्लोज्ड फॉर्म में है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल ABC। हाँ कि ना? ये साइड अलग अलग हो सकती है, इक्वल हो सकती है, दो सेम होगी, एक अलग होगी, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग टाइप के नाम भी है ट्रायंगल के, इक्विलेटरल्स, आइसोसेलेस, स्केलेटन, जो भी आप नाम दो। मेन चीज ये ध्यान में रखनी होगी, ये ट्रायंगल जिसके अंदर 3 साइड है, 3 एंगल है। तो हमें ज्यादातर अब ट्रायंगल के बारे में समझना होगा। यहाँ मैं बात करूं तो एंगल ए को ए भी लिख सकता हूँ, एंगल ए को बी ए सी भी लिख सकता हूँ, या एंगल ए को सी ए भी लिख सकता हूँ। हाँ कि ना? तो नेक्स्ट टाइम जब भी इसमें से कोई भी चीज लिखूं, आपके माइंड के अंदर पता चलना चाहिए कि सर इस एंगल की बात कर रहे हैं। बी ए सी लिखू तो भी, सी ए भी लिखू तो भी, एंगल ए लिखू तो भी। ओके। ट्राइंगल की डेफिनेशन यहाँ दी है, क्लोज्ड फिगर formed by the 3 intersecting line. Closed figure formed by the 3 intersecting line is called the triangle. इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल बोलेंगे। 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से जो क्लोज्ड फिगर बनती है उसको हम बोलेंगे ट्राइंगल। अब यहाँ ज्यादा डिटेल में हम ट्राइंगल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल आपने ऑलरेडी सीख चुका है 8th स्टैंडर्ड के अंदर, 7th के अंदर। यहाँ ज्यादातर बात करनी होगी वो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल की बात करनी है। कॉन्ग्रुएंसी यानी कि क्या? तो देखो, 2 ट्राइंगल के रिस्पेक्टिव एंगल, शेप, साइज, वैल्यू सब कुछ सेम है, उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। कैसे? लाइक एग्जांपल 4, ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है। वीडियो बंद रखो। ए बी सी पी क्यू आर। अब इसके अंदर यहाँ एंगल सेम है भाई, ये 60 दिया हुआ था, ये 60 है समझ लो। अब ये 50 है, ये 50 है। लाइक अपने हिसाब से आप रैंडमली वैल्यू डाल सकते हो। ये 70 है, ये 70 है। समझ में आ रहा है? तो करेस्पॉन्डिंग एंगल देखो सेम है सभी के। ये साइड 5 थी तो ये भी 5 है, ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 8 है तो ये भी 8 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि करेस्पॉन्डिंग एंगल और साइड यहाँ के शेप साइज तो सेम है ही, साथ में क्या सेम है? वैल्यू भी सेम। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंस यानी कि इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट यानी कि हर तरह से वो इक्वल होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं, सब कुछ सेम टू सेम, कॉपी टू कॉपी, जेरोक्स कॉपी बोलते हैं ना उसको, ऐसा। बोलो क्लियर है कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग? यस सर। अब यहाँ एक दूसरा वर्ड आता है, जैसे यहाँ टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है इस स्टैंडर्ड में, सिमिलैरिटी, जो जनरली 10th स्टैंडर्ड में ज्यादा यूज होता है। अब सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस में क्या डिफरेंट है वो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। देखो, सिमिलर यानी कि सेम जैसा, नॉट इक्वल। इक्वल जैसा, शेप सेम होना चाहिए। जैसे जीरो मूवी के अंदर शाहरुख खान को कैसे छोटा सा बना दिया था, एक बड़ा शाहरुख खान, छोटा शाहरुख खान को आसपास रख दो तो करेस्पॉन्डिंग सारे टर्म सब कुछ सेम होगा कि नहीं? इक्वल जैसे लगेंगे, लेकिन आधा हो जाएगा। ओके, हाइट उसकी आधा हो गई, पैर उसके आधे हो गए, हाथ की हाइट, हाथ की लेंथ
आपका सिर, आपका फेस, उसके गाल, उसके कान, सब कुछ इक्वली आधा 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 होगा। तो ऐसे एंगल, ऐसे फिगर को हम सिमिलर फिगर बोलेंगे। बोलो समझ में आया आपको सिमिलरिटी के बारे में? जैसे यहाँ की बात करूँ तो ये स्क्वायर है, अब मैं ए स्क्वायर बनाऊ और छोटा स्क्वायर बनाऊ तो दोनों सेम ही है, उसको हम सिमिलर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिमिलर बोल सकते हैं। लाइक ऐसा जरूर नहीं कि स्क्वायर, समझ लो मैं ऐसी फिगर बना देता हूँ, सॉरी टफ बनी, और यहाँ ऐसे छोटी सी फिगर बना देता हूँ, लेकिन सेम शेप की, सेम साइज की है, देख लो, तो दोनों सिमिलर कहलाएंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंस में तो आपको कंपलसरी सेम टू सेम वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैल्यू, साइड भी इक्वल होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ बनाया, सिमिलरली मुझे ऐसा ही बनाना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया? उसको हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डाउट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिमिलर यानी कि सेम जैसा, सेम शेप का, लेकिन नॉट इक्वल। और कॉन्ग्रुएंस यानी कि इक्वल इन और साइज। चलो, सो आई थिंक सिमिलर कॉन्ग्रुएंस में क्लियर होगा। तो अब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस बताते हैं, तो कौन से रिस्पेक्टिवली वो वैल्यू सेम होगी। लाइक एग्जांपल फॉर, मेरे पास ये ट्राइंगल है ABC, PQR। चलो, अब मुझे कोई बता पाएगा एंगल R की वैल्यू कितनी होगी, QR साइड की वैल्यू कितनी होगी? थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। दो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू PQR, दो ट्राइंगल ABC और PQR दोनों यदि कॉन्ग्रुएंस है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। एंगल A होगा उतना ही P होगा, B होगा उतना ही Q होगा, C होगा उतना ही R होगा। सिमिलरली एंगल तो सेम हुए, साथ में साइड्स भी सेम होगी। जितनी AB है उतनी PQ, जितना BC है उतना QR, और जितना SC है उतना PR। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। QR की वैल्यू मुझे पता है, QR तो हर स्टूडेंट्स बता देंगे। R कौन बता सकता है वो मुझे बताओ। चलो सर 70। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ देख, मैंने एक चीज बताई, C और R सेम होगा। मेरे पास C नहीं है, लेकिन C निकाल तो सकता हूँ ना। भगवान ने दिया नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसे ऑप्शन है। भगवान ने रास्ता बता दे, देखो भगवान ने रास्ता बता दिया, मंजिल आपके पास। ओके, मंजिल को तय करना आपके ऊपर है। तो आपने देख लिया कि रास्ता यदि मिल गया तो मंजिल भी मिल जाएगी। जैसे 50-60 था तो ये 70। बोलो कहाँ से आया ये 70? काफी सारे स्टूडेंट को तो वो भी नहीं पता। यस, एंगल सम प्रॉपर्टी। काफी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का एंगल कितना होता है? 180। तो 180 को ये 110 50-60 माइनस कर दोगे 70 ये मिलेगा। आज ये जितना होगा उतना ही ये होगा। बोलो हाँ कि ना, क्लियर हुआ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में? तो यदि जब मैं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस बताता हूँ तो ये करेस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, जिसको हम CPCT बोलते हैं। पता है CPCT का मीनिंग? Yes, sir. Corresponding parts of congruence triangle. Corresponding parts of congruence triangle। याद रखना, बहुत काम आएगा। हर एक टॉपिक में ये आप लिखोगे, हर एक प्रूफ के अंदर ये लिखोगे, CPST CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। इसका मीनिंग भाई यदि मेरे पास दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू, करेस्पॉन्डिंग एंगल और पार्ट्स क्या, यानी कि एंगल और साइड, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर दो चीज होती है, एक तो एंगल होता है और एक
साइड्स होती है, तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि करेस्पॉन्डिंग एंगल एंड करेस्पॉन्डिंग साइड्स, दो ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंस है तो इक्वल होती है। ओके, क्लियर है? यस सर। चलो मेरे पास ये वैल्यू है, एंगल P is equals to B, Q is equals to A और R is equals to C। तो ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंस टू मैं क्या लिखूंगा? सर ABC, ट्राइंगल angle ABC. नॉट BAC, ABC, नॉट ABC। BAC, जब दो BAC। ट्राइंगल को आप करेस्पॉन्डिंग यानी कि कॉन्ग्रुएंस बताते हो तब उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते, नहीं कि कभी ऐसा तो नहीं कि एंगल ए और आर भी सेम हो गया, सभी एंगल थोड़े सेम होते हैं, उसके करेस्पॉन्डिंग जहां ए है वहां पी है। देखो मैंने यहाँ लिखा ए बी सी करेस्पॉन्डिंग टू पी क्यू आर, कॉन्ग्रुएंस टू पी क्यू आर, इसका मीनिंग ए पहला है तो पी पहला है, बी सेकंड तो बी क्यू सेकंड, तो बी और क्यू ही सेम होगा, नहीं कि बी और आर सेम होगा, करेस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम होती है, ध्यान रखो बच्चों। तो यहाँ मैं करेस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखूं तो पी के करेस्पॉन्डिंग पी का इक्वल कौन है, तो ऊपर दिया है मैंने बी, क्यू का ई, ए और सी। A, बोलो C। क्लियर है? यस Yes. सर। पक्का? ये Yes. खास चीज आपको Yes, कॉन्सेप्ट sir. क्लियर होना चाहिए। जनरली टीचर क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट कर दे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को स्किप कर देते हैं। यही मेन चीज है, यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो समझ लो चैप्टर के अंदर आपको मजा आएगा, अदरवाइज नींद आएगी। ओके, चलो तो हम ज्यादा न टाइम वेस्ट करते, डायरेक्टली अलग अलग कॉन्ग्रुएंसी का रूल्स के हिसाब से जाते हैं। बहुत सारे रूल्स है लेकिन मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा जैसे जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है, वैसे साथ में सब सारे एंगल्स ले लूंगा यदि टाइम आज बचेगा तो, देखते हैं हम। चलो तो साइड एंगल, साइड ये एक्सियम से इसलिए प्रूव करने की जरूरत नहीं है हमें कि दो ट्राइंगल है मेरे पास, जरूरी नहीं कि दो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंस करने के लिए ईच एंड एवरी एंगल सेम होना चाहिए, या ईच एंड एंगल सेम हो तो ही हम बता सकते, या हमारे पास ये सारे डेटा हो तो ही बता सकते कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस, ऐसा नहीं है। लिमिटेड टू सोर्स, लिमिटेड टू साइड्स एंगल हमारे पास यदि इक्वल है एक करेस्पॉन्डिंग वैल्यू के बेसिस पे, तो भी हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस बता सकते हैं। उसके रूल से ओके, हर एक साइड और हर एक एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो एंगल एक दो साइड से भी काम चल सकता है। तो उसके लिए हम अलग अलग रूल्स यूज करेंगे। इसमें एक होगा साइड एंगल साइड, एक होगा साइड साइड साइड, एक होगा एंगल साइड एंगल। समझ में आ रहा है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. और यदि ये वैल्यू इक्वल है, ऐसा साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, दो ट्राइंगल साम सामने मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें यदि एक एंगल एक साइड, एक एंगल एक साइड ऐसे सेम होगा, यदि समझ लो पहली बात करूँ साइड एंगल साइड, तो समझ लो मेरे पास ए बी और पी क्यू सेम है, एंगल बी और क्यू सेम है, बी सी और क्यू आर सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइड, ये हुआ बी एंगल और ये हुआ साइड, तो साइड एंगल साइड हुआ। ध्यान रखना यहाँ बी ही लेना पड़ेगा, जो दो साइड आप इक्वल बता रहे हो, जैसे मैंने यहाँ ए बी और बी सी लिया तो उसके बीच का एंगल जरूरी है, इसलिए तो साइड के बाद एंगल ही लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। साइड एंगल साइड सीक्वेंस में पहले साइड ए बी, बाद में उसका करेस्पॉन्ड यानी कि उसका कंसेक्यूटिव एंगल बी और उसके बाद की साइड ए बी, बी और बी सी। यदि ए बी एंगल बी और बी सी सामने क्या होगा करेस्पॉन्डिंग वैल्यू बताओ, चलो ए बी के करेस्पॉन्डिंग PQ, PQ. पी क्यू, बी के करेस्पॉन्डिंग Q एंगल बीसी के R करेस्पॉन्डिंग angle Q. QR, QR। तो यहाँ हमने क्या लिया, साइड, ये है एंगल और ये साइड। इसका मीनिंग दो ट्राइंगल में खाली इतना भी मेरे पास है यदि गिवन है, तो मैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस बता सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरे पास क्या है,
साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी है। ओके चलो क्लियर है। यदि मेरे पास ये करेस्पॉन्डिंग भी एंगल है तो मेरे पास इतना अधिकार है कि ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बता सकता, मुझे बाकी के एंगल को इक्वल बताने की जरूरत नहीं है। ओके श्योर, समझ में आई? ये स्क्रीनशॉट ले लेना ये सारे डेटा का। वैसे तो दिया होगा टेक्स्ट बुक में सारे डेटा। ओके चलो टॉप थियरम है 7.1, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। ओके एक मिनट, ये थियरम 3 टाइम लिखना है सभी स्टूडेंट्स को। कितनी टाइम? 3 टाइम, क्योंकि 10 में से मेरे एक बच्चा ही ऐसा होता है स्टूडेंट्स को जो ये अच्छे से पहली बार समझ में आ जाता है। बाकी सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ओके थोड़ा ओके तो थोड़ा टफ है, लेकिन ध्यान देना। दूसरी चीज मैं आपको अब से क्या करूंगा, जो लेक्चर्स लिए होंगे ना मैं, ऐसे 1 से 2 दिन के अंदर, 1 से यानी कि दूसरे दिन तक, लास्ट टू लास्ट दूसरे दिन के सुबह तक लेक्चर की लिंक भेज दूंगा अब से। क्लियर है सभी को? या ग्रुप के अंदर अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप वाली एप्लीकेशन के अंदर। ओके एडिट करने नहीं बैठूंगा अब से। सारे लेक्चर्स जो होंगे वो तुरंत दूसरे दिन आपके पास अवेलेबल होंगे, जिससे आप रिवाइज कर सकते हो। ओके चलो यस सर। और ये जो सर हमें लिखना है टेक्स्ट, वो टेक्स्ट बुक में से लिखना है या आप समझा वो वैसे लिखना मैं है? देखो एक चीज याद रखो, थियरम है ना, थियरम वो मैं जनरली सेम टू सेम ही समझाता हूँ, कभी भी चेंज अलग मेथड से नहीं समझाता। ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके आई हैव वन इंपॉर्टेंट कॉल्स। ओके क्या लगियो? हेलो आवाज आ रही है? चेक कर लो। यस सर। चलो Yes, sir. the two triangles are congruent if the two angles and included sides of the one triangles are equal to two angles and the included side of angle। अभी ये आप देखोगे तो ऐसा ज्यादा मजा नहीं आएगा आपको देखने में। एक मिनट हो। तो देखते कैसे प्रूफ करना है। ओके देख लेते। Two triangles are congruent if the two angles and the included sides of the triangles are equal। देखो एंगल साइड एंगल पहले मैं बेसिक समझा देता हूँ। एंगल साइड एंगल का मीनिंग क्या, ये एक मिनट ऊपर ही बता देता हूँ आपको। चलो दो ट्राइंगल है मेरे पास, ABC एंड PQR। कौन से ट्राइंगल है? ABC एंड PQR। देखो टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल, कौन से एंगल? तो एंगल A, टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, यानी कि ये दो साइड, सॉरी एक साइड और दो एंगल। एंगल यानी कि एंगल A लिया, एक साइड AB ली और एक एंगल B लिया, तो करेस्पॉन्डिंग A, PQ और Q। बोलो क्लियर हुआ? एंगल A और P सेम है, AB और PQ सेम है। ये हुआ एंगल, ये हुई साइड, और दूसरा एंगल B और एंगल Q सेम है। ओके एंगल साइड एंगल में समझ में आ गया? तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट ABC करेस्पॉन्डिंग टू PQR कॉन्ग्रुएंट होगा। चलो तो ये हमें प्रूव करना है। देखो अब एक चीज याद रखो, अभी यहाँ थियरम है। अब थियरम का मीनिंग क्या? तो हमें उसका प्रूफ देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एंगल साइड एंगल को प्रूफ करने के लिए ऊपर वाला थियरम कौन सा था? साइड एंगल साइड यूज करेंगे। समझ में आया हाँ कि ना? यस सर। हम क्या करेंगे, एंगल साइड एंगल को प्रूफ करने के लिए ऊपर वाला जो साइड एंगल साइड था ना, ये उसका यूज करेंगे। ओके चलो कैसे यूज करेंगे? तो 3 केस के लिए बात करेंगे हम। 3 केस है हमारे पास प्रूफ करने के लिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट, क्योंकि मैं थियरम जनरली सेम मेथड से ही समझाता हूँ, इसलिए क्योंकि थियरम आपको सेम मेथड से ही प्रूव करना होता है 10th स्टैंडर्ड में। ओके अलग मेथड से आप प्रूव करोगे तो थियरम में मार्क्स कटने के चांसेस है ज्यादा। थियरम है, डेफिनेशन है, ऐसी जो इम्पोर्टेंट एंड IMP चीज होती है उसमें थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज मत करो।
एटलीस्ट मैं तो ऐसा भी स्टूडेंट्स को बताता हूँ, तो अल्फाबेट भी वही लो जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए, जिससे टीचर्स को फटाफट थ्योरम को मार्क्स देने में मजा आ जाए। ओके, अल्फाबेट अलग अलग लिए होगे तो भी दिक्कत होगी स्टूडेंट टीचर को। तो थ्योरम आपको सेम टू सेम लिखने, लेकिन अल्फाबेट चलेगा वैसा नहीं, लेकिन याद हो, पॉसिबल हो तब तक वही अल्फाबेट लो जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए। चलो, तो 2 ट्राइंगल बात किए यहाँ। डेटा बोलो क्या दिया हुआ है, 2 ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 2 एंगल, तो एंगल ए और पी दिया हुआ है, ए बी और पी क्यू दिया हुआ है, और बी और क्यू दिया हुआ है। मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, डोंट वरी। चलो, नाउ अब हम करेंगे क्या, तो पहली चीज तो हम एज्यूम करेंगे कि भाई ए बी और डीई इक्वल है। यहाँ पी क्यू लिया हुआ, एक मिनट, टेक्स्ट बुक में डीई एफ दिया हुआ है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। डीई, ओके, सेम अल्फाबेट ले लिया मैंने। चलो, तो हमें ए बी सी और डीई एफ में गिवन क्या है, डेटा। तो एंगल ए बी, एक मिनट हो, कौन सा प्रूव करना है, एंगल साइड एंगल है ना ये। ओके चलो कोई बात, और एंगल बी और ई, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हमने यहाँ एक मिनट, हम क्या करेंगे पता है, ये एंगल नहीं लेंगे, 2 एंगल लेना है, उसमें ये दोनों एंगल लेंगे। ओके, मैं सेम मेथड टेक्स्ट बुक है ना, इसलिए बता रहा हूँ आपको। ओके, अदरवाइज मैं अपने हिसाब से तो कोई भी मेथड से आपको ये प्रूव करा देता, लेकिन थ्योरम है ना, तो जनरली टीचर्स मार्क्स नहीं देते, क्या मार्क्स कट कर देते, इसलिए आपको सेम मेथड बता रहा हूँ जो टेक्स्ट बुक में दी है। तो यहाँ गिवन में यहाँ लिखना है आपको बी और ई सेम है, बी सी और ई एफ, और एंगल सी और एंगल एफ। ओके, बोलो क्लियर है, ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, बोलो क्लियर है हाँ कि ना। यस सर। एंगल साइड एंगल में 2 एंगल और साइड कौन कौन सी ली, बी और सी एंगल लिया और बी सी साइड ली। चलो प्रूफ क्या करना है हमें, तो ए बी सी और डी ई एफ को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ए बी सी और डी ई एफ को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। चलो, तो पहले हम एज्यूम करेंगे केस नंबर 1 कि भाई ये जो ए बी और डी ई है वो इक्वल है, ऐसा एज्यूम कर लिया मैंने। 3 केस लेना पड़ेगा, या तो ए बी इक्वल हो गए, ए बी बड़ा होगा, या ए बी छोटा होगा। समझ में आ रहा है सभी को, 3 चीज हो सकती है ना, 2 साइड है मेरे पास, उसमें या तो 2 इक्वल हो सकते हैं, या कोई एक बड़ा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, या तो ये छोटा और ये बड़ा हो सकता है। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, यस सर। हाँ कि Yes, ना। sir. तो 3 हाँ, कंडीशन sir. है, हमने केस नंबर 1 लिए, ए बी और डी इक्वल लिया। तो देखो 2 ट्राइंगल की बात करेंगे हम, ए बी सी एंड डी ई एफ के लिए। तो देखो ए बी और डी हमने लिया साइड, एंगल बी और एंगल ई सेम दिया था, वी एज्यूम, ओके, गिवन ये साइड है, बी और ई सेम दिया था ना गिवन में, देखो डेटा के अंदर यहाँ। यस सर। यस। यस और दूसरा बी सी और ई एफ भी गिवन है, ये दोनों का यूज किया मैंने। बोलो क्या हुआ, साइड एंगल साइड हुई। तो बाय साइड Yes, एंगल sir. साइड, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे सर तो डायरेक्टली ऐसा करे तो एंगल साइड एंगल से प्रूव कर दे। नहीं, चीज देखो, जो चीज प्रूव करनी है उसका थ्योरम उसका यूज कैसे कर सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। 2 चीज को हमें इक्वल बताना है, तो पहले हम इक्वल डायरेक्टली ऐसे थोड़ा बता सकते हैं, 2 इक्वल है तो इक्वल, ऐसा
क्योंकि उसके लिए कोई दूसरी चीज हमें प्रूव करनी पड़ेगी ना, दूसरी मेथड से प्रूव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स हो गए डी एफ। एक केस 1 बोलो क्लियर हुआ, हाँ कि ना? यस सर। चलो अब Yes, sir. सेकंड केस लेते हैं। समझ लो कि ए बी जो है वो बड़ा है, कि हमें प्रूव करना है, इसको अपने हिसाब से कुछ भी तो ले नहीं सकते ना। ओके, तो हमें लिया ए बी ग्रेटर देन डी। यदि ए बी ग्रेटर देन डी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। पूरा का पूरा फिगर ही बना देता हूँ अलग से। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लाइन खींच लूंगा जिसको नाम टेक्स्ट बुक वाले ने दिया हुआ है। अरे यार ये पी क्यू आर क्यों आ जाता है वापिस हर बार? सर पी सी दिया है। डी ई एफ, पी दिया हुआ है, पी पी। चलो, तो मैंने क्या किया, यदि सेकंड नंबर के केस में यदि ए बी बड़ा है तो मैं डीई को इक्वल करने के लिए ये मैंने पी भी बना दिया, क्योंकि ये बड़ा है ए बी बड़ा है, तो इसमें यह थोड़ा भाग कट कर दो तो इक्वल हो जाएगा ना दोनों। समझ में आया कि नहीं? समझ लो ये बड़ा सा है और ये छोटा है, तो इसका मैं आधा थोड़ा भाग, जो बड़ा वाला भाग है वो कट कर दूं तो अब ये इक्वल हो जाएंगे दोनों। सिमिलरली यहाँ ए भी बड़ा था, ये बहुत बड़ा था, इसमें से आधा भाग ये निकाल दिया मैंने, तो ये भाग बचा वो इक्वल हो सकता है ऐसा। तो इसे कट करने के लिए मैंने क्या किया, एक लाइन खींची जो दो भाग में डिवाइड कर रही है। इसमें आधा जो भाग एक्स्ट्रा था उसको उड़ा दिया ऊपर, बच्चा वो पी भी इक्वल हुआ, हाँ कि ना? अब समझ लो मेरे पास क्या सेम है, पी बी इज इक्वल्स टू डी ई सेम है। दूसरा तो एंगल बी और ई सेम है। एज वी एज्यूम, कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं एज्यूम की जगह, बाय कंस्ट्रक्शन। ये गिवन। और दूसरा प्रॉब्लम यहां क्या होगा पता है किसी को? बीसी और इस ई एफ साइड गिवन है, देख लो ऊपर था ना यार, बीसी Yes, sir. और क्यू आर गिवन था। सॉरी यहाँ क्या मैं देख रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा सेकंड नंबर का। ओके, ये बीसी और ई एफ इक्वल है, तो हमने ये गिवन आ, Yes, sir. कोई भी चीज हम ले सकते हैं प्रूव करने के लिए, तो हमने ले ली बीसी और ई एफ। तो क्या हुआ देखो, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल पीबीसी कॉन्ग्रुएंट्स टू डीईएफ हुआ, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पहले क्या दिया था आपको, सी और एफ सेम दिया था। देखो ध्यान दो, सी और एफ क्या दिया था? हेलो, Same दिया था एंगल sir. ए सी बी इज इक्वल टू डी एफ ई सेम था, गिवन था। और हमने जैसे प्रूव किया उसी हिसाब से यदि जाएगी ये पूरा ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो उसमें ये एंगल सेम होना चाहिए पी सी बी और डी एफ एंगल के हिसाब से। अभी हमने जो प्रूव किया डी एफ ई, सॉरी ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ये पूरा का पूरा एंगल भी ये दोनों सेम है और आधा एंगल भी सेम है, ऐसा तो कैसे हो सकता है? समझ में आया आपकी नहीं? ये पूरा एंगल भी इसके साथ सेम है, इसके साथ सेम है, समझ लो पूरा का पूरा एंगल 80 डिग्री हुआ तो ये 80 हुआ। अब पूरे में से थोड़ा मैं भाग कट कर दूं तो ये बचा इतना एंगल, ये पीसीबी, ये और ये कहां से सेम होगा? ऐसा हो सकता है कभी? दो एंगल सेम है, इसमें से मैं थोड़ा एंगल कट कर दूं ये भाग, तो जो बचा एंगल ये और ये थोड़ा सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा ना? ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। कौन सी चीज? जो हमने प्रूव की वो रॉन्ग प्रूव की, इट इज नॉट पॉसिबल। और वो कब पॉसिबल हो सकती है? जब एक्चुअली जो P है वो कहीं ए बी के ऊपर नहीं, एक्चुअल में ए के ऊपर ही होना चाहिए। वो कब पॉसिबल हो सकता है? कि P और A कोई अलग अलग पॉइंट नहीं, कोइंसाइड पॉइंट होना चाहिए। और कोइंसाइड पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ? कोइंसाइड पॉइंट का मीनिंग बोलो। कोइंसाइड है, P और A सेम है तो AB
और पी बी इक्वली हुआ ना? सर डी। नहीं नहीं, अभी पी ये दोनों, ये पी यहाँ अच्छा है, ओके। पी यहाँ है, समझ लो पी यहाँ नहीं है। अब पता चला कि पी यहाँ है, तो पी ए और पी बी सेम ही हुआ ना, पी बी और ए बी। इसका मीनिंग यहाँ तो पी सर बी, ए और यहाँ बी। पी बी की जगह मैं ए बी डाल सकता हूँ। यस सर। Yes, पी बी sir. की जगह ए बी डाल Yes, सकता हूँ, तो sir. पी बी इज इक्वल्स टू डी ई, एंगल बी इज इक्वल्स टू ई, और बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ। अब हम राइट जा रहे हैं, तो साइड एंगल साइड के हिसाब से दो Side. ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। बोलो क्लियर, हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ. पक्का? Yes, थोड़ा sir. कंफ्यूजिंग है, Yes, लेकिन sir. कॉन्सेप्ट Yes. को समझो। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि मेरे पास ये दोनों इक्वल एंगल थे, अब मैंने ये दोनों इक्वल थे पहला लिया तो प्रूव हो गया इजीली। अब मैंने ये बड़ा लिया, यदि ये बड़ा होता ए बी डी ई से, तो इसमें से एक लाइन खींचता तो दोनों इक्वल हो जाते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि मैंने यदि लाइन खींची तो ये एंगल है वो अलग अलग हो जाएगा, और क्वेश्चन में तो ये दोनों एंगल सेम दिया हुआ है। ये दोनों एंगल को सेम रखते हुए मैं कोई भी लाइन खींच के पी को, ये दोनों का एंगल सेम रख के मुझे कोई नई लाइन खींचनी होती तो मैं खींचूंगा, तो वो पी कहाँ आएगा? एक्चुअली ए के ऊपर ही आ सकता है, दूसरा कहीं। यदि ये दही अलग जाएगा तो एंगल चेंज हो जाएगा। देखो Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? यदि मैं ए के Yes. ऊपर पी पी ए यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने अलग ड्रॉ किया तो ये एंगल चेंज हो जाएगा, और एंगल चेंज करना मुझे पसंद नहीं, क्योंकि ये अलग चीज हो जाएगी। पसंद यानी कि ये हो नहीं सकता ना, ऐसा तो वो इम्पॉसिबल चीज है। इसलिए हमने पता चला कि बी पी और एक अलग अलग नहीं, एक ही पॉइंट है, इसलिए मैंने ए बी ले लिया वापस। ये हमारा हो गया क्लियर, साइड एंगल साइड। क्लियर है? Yes, sir. ये हुआ Yes, sir. केस 2। और केस 3 में Sir? भगवान की दया। हाँ बोलो। सर एक मिनट ऊपर करो ना, नीचे करो ना। आई एम सॉरी। हाँ केस 1 के ऊपर स्क्रीनशॉट लेना है। ले लिया? ओके। दिखेगा तो नहीं, Yes, ऐसा sir. लग रहा है मुझे। चलो, अब भगवान की दया से टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया हुआ, केस 3 में क्या लिखना है पता? खाली लिख देना है कि इफ ए बी लेस देन डी, इफ ए बी लेस देन डी। जो स्टेटमेंट हम यहाँ लिख रहे हैं तो वही चीज लिख देनी है। इफ यदि ए बी लेस देन होगा, पहले ग्रेटर देन लिया और बाद में लेस देन लेगा, तो मैं यहाँ जो दूसरा पॉइंट बना रहा हूँ पी पी, तो वो एक मिनट हो, वी चूज द पॉइंट एम ऑन डी ई। चलो, तो अब मुझे क्या, ये यदि छोटा है, ए बी छोटा है, तो ये डी बड़ा है, तो मुझे यहाँ कोई पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो वो तो सेम टू सेम ऊपर वाला केस ही हुआ ना? Yes, sir. ओके, तो एम इज ऑन डी, सो एम ई इज इक्वल्स टू ए बी, ऐसा हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू केस 2 लिख लेना है, अकॉर्डिंग टू केस 2 इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग एम ई और ए बी में यहाँ जो हम एम ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ? एम यहाँ डी के ऊपर, वो एम और डी एक्चुअली एक ही पॉइंट है, और एम और डी यदि एक ही पॉइंट है तो डी ई इज इक्वल्स टू ए बी लिख सकता हूँ। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, आप रीड करोगे तो भी पता चल जाएगा बेटा, ऐसा कोई हार्ड नहीं है ये चीज, ये इजी है। बोलो क्लियर हुआ, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, थोड़ा Yes, टफ sir. था, मुझे पता है, जनरली Yes, स्टूडेंट्स को sir. दिक्कत होती है, ऐसा इजी भी नहीं है, तो जल्दी से समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना जिससे आपको कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी बाद में। Yes, sir. श्योर? थ्योरम? Yes. ओके, चलो तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं बचा है तो रिजॉइन कर लो जल्दी से, चलो फटाफट से स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स वापस रिजॉइन कर लो, तो 2-3 सम अभी भी सोल्व कर लेते हैं।